वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। पिछली क्लास में हमने फाइल रीलिंकिंग, प्रॉक्सीज, एक्सएमएल्स, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तीनों चीज़ें देखी। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कॉपी और मूव क्लिप्स। ये ना सिर्फ कॉपी और मूव क्लिप हो सकता है, बल्कि ये कॉपी एंड मूव प्रोजेक्ट्स यानी टाइमलाइंस भी हो सकता है। ये कॉपी और मूव इवेंट्स भी हो सकता है। और अगर हमारे पास दो लाइब्रेरीज ओपन है तो हम किसी एक लाइब्रेरी का पूरा डेटा दूसरी लाइब्रेरी में भी मूव या कॉपी कर सकते हैं। सो इसको देखेंगे और डिटेल में, और इसके बाद हम देखेंगे कि जैसे हमने प्रॉक्सीज क्रिएट कर ली थी, हम रेंडर्स बहुत बार करते हैं, हमारे पास बहुत सारी एनोइंग फाइल्स हो जाती हैं जिनको हमें ऑन लास्ट हमारे प्रोजेक्ट्स में से डिलीट करना होता है। उनको हम कैसे डिलीट कर सकते हैं, विल सी टुडे। और उसके बाद ऑन लास्ट वी विल सी हाउ वी कैन कंसोलिडेट ऑल आवर एडिट डेटा इनटू वन सिंगल फोल्डर, जिससे कि वो कभी डिलीट ना हो या इधर उधर अगर पड़ा है तो हम जो है कंफ्यूज ना हो कि कौन सा डेटा हमने कॉपी किया है, सही जगह पे सेव है या नहीं है, मेरा प्रोजेक्ट रिलिंक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। उससे रिलेटेड कंसोलिडेट विल वर्क अराउंड। इसके बाद हम एक बार फाइनल वे पे एक्सपोर्ट सेटिंग्स को दोबारा देखेंगे कि एक्सपोर्ट करते हुए मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और कौन से रेजोल्यूशन को कहाँ पर करना होता है। तो शुरू करते हैं हमारी क्लास को। सबसे पहले फर्स्ट कम फर्स्ट, दैट इज कॉपी और मूव द डेटा। तो हमारा ये एडिट था और मैंने यहाँ एडिट में टाइमलाइन को हमारे इसी फुटेज फोल्डर में रखा हुआ है, हम रीलिंक कर चुके थे। अभी आज क्या करना चाहता हूँ मैं कि मेरा जो ये एडिट है, अभी मैं इसको एक अलग से एक लाइब्रेरी में डालना चाहता हूँ और वो सिर्फ मेरा मास्टर फाइल रहे। माइट बी ऐसा हम करते नहीं है जनरली, बट आपको बताने के लिए कि कैसे हम मूव को यूज करते हैं, कब हमें यूज करना होता है, वो उसको देखने के लिए। एंड दिस इज वेरी इजी। मैं अगर इस टाइमलाइन पे दोबारा से वापस आऊं, अगर मैं इसको टाइमलाइन में ही रखूं, सो इट इज वेरी इजी फॉर मी टू ड्रैग एनी क्लिप इन द करंट लाइब्रेरी। मैं किसी भी करंट लाइब्रेरी के अंदर किसी भी क्लिप को एक इवेंट में से दूसरे इवेंट में ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। ये तो बहुत इजी है, चाहे मैं किसी भी क्लिप को कर लूं, चाहे मैं किसी भी उसको करूं। तो क्या हम ऐसा ही ड्रैग एंड ड्रॉप हमारे जो है मल्टीपल लाइब्रेरीज या मल्टीपल इवेंट्स के अंदर, लाइब्रेरी के डिफरेंट इवेंट्स, उनमें भी कर सकते हैं? उसके लिए हम एक काम करते हैं, मैं अपना एक और प्रोजेक्ट ओपन करता हूं और मैंने उसके लिए ऑलरेडी पहले से बना रखा है, दैट इज रिमूव वाटरमार्क्स। ये कुछ वाटरमार्क्स है जिनको आज हम रिमूव करना देखेंगे कि कैसे होते हैं। बट उससे पहले मेरी इस टाइमलाइन को मुझे जो है ये पूरा का पूरा इस प्रोजेक्ट में शिफ्ट करना है। मैं इस लाइब्रेरी के अंदर इसका नाम रख लेता हूँ, लेट्स से अभी के लिए अ, इस इवेंट का नाम रख लेते हैं एस क्रॉस एडिट। और मैं चाहता हूँ कि ये मेरा पूरा टाइमलाइन इसमें आ जाए। अगर मुझे क्लिप करना है, पहले हम छोटे पॉइंट से जाते हैं कि अगर मुझे क्लिप को कॉपी करना है और मैंने जब ये क्लिप को ड्रैग एंड ड्रॉप इस एस क्रॉस पे किया, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक पॉपअप विंडो ओपन होगा। ये पॉपअप विंडो कहता है कि यू आर कॉपिंग द क्लिप टू अनदर लाइब्रेरी। और ऐसा करने से वो उसका डुप्लीकेशन होगा, वो दोनों जगह पर रहेगा। उसके साथ साथ जो है वो ऑप्टिमाइज और प्रॉक्सी मीडिया अगर आपने इसका बनाया हुआ है, तो क्या उसे भी कॉपी करना चाहते हो या उसको लिविट करना चाहते हो? इस केस में अभी के लिए हम क्या करते हैं, दो हमने प्रॉक्सी बनाया हुआ है, बट मैं क्या करता हूँ अभी सिर्फ क्लिप को ही एक्सपोर्ट करता हूँ एंड आई विल क्लिक ओके। तो अभी क्या हुआ, मेरा एस क्रॉस के अंदर वो शॉट अवेलेबल है और मैं अगर इसको प्रॉक्सी कन्वर्ट पे देखूं तो मिसिंग प्रॉक्सी दिखा रहा है। इसको वापस ऑप्टिमाइज पे ले आते हैं, फुटेज के अंदर आते हैं और देखते हैं कि क्या ये प्रॉक्सी है। अगर मैं इसे क्लिक करूं तो ये भी प्रॉक्सी नहीं है। तो जल्दी से एक दो क्लिप्स को प्रॉक्सी कर लेते हैं क्योंकि मैंने डिलीट कर दी थी प्रॉक्सीज इसकी, एंड इट हार्डली टेक सम टाइम। और ये प्रॉक्सी हो गया है। अभी देखिए, अगर मैं इस क्लिप को दोबारा से ओरिजिनल मीडिया या ऑप्टिमाइज्ड मीडिया कर दूं और अभी दोबारा से इस
एक क्लिप को इसमें ड्रैग करूं और यहाँ पर मैं प्रॉक्सी को भी क्लिक कर लूं एंड आई क्लिक ओके, तो अभी क्या होगा कि अभी मेरा वो क्लिप कॉपी हुआ डेफिनेटली जैसे पहले हुआ था, लेकिन अभी अगर मैं प्रॉक्सी ऑन करता हूं तो आप देखें उस क्लिप का प्रॉक्सी भी उस लाइब्रेरी के अंदर चला गया। अभी वो प्रॉक्सी इधर भी अवेलेबल है और इधर भी अवेलेबल है, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि वो दूसरी लाइब्रेरी में जाके स्पेस नहीं लेगा, वो दूसरी लाइब्रेरी में जाके भी एक्स्ट्रा स्पेस लेगा तो आपका हार्ड ड्राइव भरने वाला है, लेकिन प्रॉक्सी मीडिया बहुत ज़्यादा फाइल्स साइज नहीं लेता है, सो डेफिनेटली जो है वो उतने साइज में नहीं आने वाला है। तो हम ना सिर्फ फाइल को इधर से उधर कन्वर्ट कर सकते हैं या ड्रैग कर सकते हैं, और हम उनकी प्रॉक्सीज को भी कर सकते हैं। मैं वापस से ओरिजिनल मीडिया पे आ जाता हूँ। तो ये तो था हमारे क्लिप्स को करना। अभी जिस पे पॉइंट पे हम थे दैट इज, क्या मेरा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट इधर शिफ्ट हो सकता है? ओके, मैं इसको क्या करता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप इधर करता हूँ और आप देखें वो भी डायरेक्टली सेम ही पॉइंट मांग रहा है कि यू आर मूविंग वन प्रोजेक्ट टू अनदर। सो उस टाइम पे क्या आप उसकी प्रॉक्सीज को भी एक्सपोर्ट करना चाहते हो या फिर सिर्फ उसको? अगर मैं इसे ऑफ कर देता हूँ तो क्या होगा कि मेरा सिर्फ प्रोजेक्ट ही कॉपी होगा। ओके कर देते हैं एक बार और देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, अभी वापस इधर आते हैं और आप देखें यहाँ पर सिर्फ हमारा प्रोजेक्ट नहीं बल्कि उसके अंदर यूज हुई जितनी भी फाइल्स हैं वो भी उसके अंदर कनेक्टेड है। और क्योंकि मैंने प्रॉक्सी नहीं चूज किया है तो हमारा सिर्फ वही क्लिप वहां पर है, और जिन जिन क्लिप्स का ऑलरेडी डेटा है अ, वही क्लिप्स प्रॉक्सी में आएंगे, जिनका डेटा नहीं है प्रॉक्सी का वो प्रॉक्सीज नहीं आएंगे। तो this is how we can shift one clip to another, or we can shift multiple clips, or we can shift one project to another library। ठीक है, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको मूव टू ट्रैश कर देता हूँ, इन सारे क्लिप्स को भी मूव टू ट्रैश कर देता हूँ। वापस से आते हैं यहाँ पर और अभी इस पॉइंट को हम देखते हैं हमारे फाइल मेन्यू के थ्रू। ठीक है, मैं अगर फाइल में आऊं तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा यहाँ पर दो ऑप्शन है, मूव प्रोजेक्ट टू लाइब्रेरी एंड कॉपी प्रोजेक्ट टू लाइब्रेरी। ठीक है, अब इस केस पे मैं दो चीजें कर सकता हूँ। पहले हम क्या कर रहे थे, सिर्फ डुप्लीकेट कर पा रहे थे, लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से इसको हटा सकते हैं और नए लाइब्रेरी के अंदर इसको ऐड कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको सेलेक्ट किया यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को, मैं यहाँ पे मूव कर देता हूँ और इसको रिमूव वाटरमार्क वाला लाइब्रेरी चूज कर लेता हूँ, या फिर मैं कोई नई लाइब्रेरी भी क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं सेम ही लाइब्रेरी को चूज करता हूँ और अगर मैंने ये मूव चूज किया तो अभी क्या करेगा, वो सेम ही विंडो आ रहा है, लेकिन इस बार वो यहाँ से हटा देगा और वहां पर ले जाएगा प्रोजेक्ट को। सो मैं फिर ओके करता हूँ इसको और फुटेज में वापस आके देखते हैं। आप देख रहे हैं ऊपर टाइमलाइन नहीं है हमारा, वो चला गया है, हमारा टाइमलाइन यहाँ से चला गया है। और यहाँ पर आके देखें, आप देखें तो एस्क्रॉस के अंदर नहीं आया, फुटेज फुटेज का एक एक्स्ट्रा इवेंट वहां पर क्रिएट हो गया है और उस इवेंट के अंदर नहीं, सॉरी, 31st के नाम से आया है और इस 31st के अंदर उसने हमारे उस टाइमलाइन को ड्रैग कर दिया। इवन हमने जो स्टिल इमेजेस, हमने हमने जो टेक्स्ट बनाया था, हमने जितनी भी ट्रांजिशंस लगाई थी, लोगोस बनाए थे, वो सब के सब उसने वहां पर ट्रांसफर कर दिया है। क्योंकि आज डेट 31st है इसीलिए उसने 31st नाम का फोल्डर बनाया। अगर मैं खुद से ड्रैग कर रहा था तो आई कैन पुट इट इन द स्पेसिफिक इवेंट फोल्डर, और अगर वो खुद से करता है तो वो डेट वाइज करता है। एक काम करते हैं, अभी डिलीट नहीं करूंगा क्योंकि अगर मैंने डिलीट किया तो वो यहाँ से भी चला जाएगा और मेरे एस्क्रॉस एडिट में से भी चला जाएगा। मैं इसको वापस से ड्रैग कर लेता हूँ, ओके कर देते हैं, अभी कॉपी करता है। इसका मतलब एक चीज क्लियर हुआ, जब हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो वो सिर्फ कॉपी कर रहा है, और जब हम मूव करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे फाइल में आके मूव को चूज करना है। अभी इधर से मूव टू ट्रैश कर देते हैं, इन सब फुटेज को भी वापस से
ट्रैश कर देते हैं और इस फोल्डर को, इवेंट को भी ट्रैश कर देते हैं। अभी हमारे पास एक और ऑप्शन है, मैं इस एसक्रॉस को भी अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ। नाउ व्हाट आई वांट कि मैं ये पूरा का पूरा इवेंट, इसके अंदर अगर मेरा शॉर्ट्स हैं, ग्राफिक्स हैं, जो भी हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने एडिट्स में कुछ शॉर्ट्स यूज नहीं किए, तो जब हम प्रोजेक्ट को डालेंगे तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ उन्हीं शॉर्ट्स को मेरे दूसरे लाइब्रेरी में लेके जाएगा जो शॉर्ट्स मैंने इस टाइमलाइन में यूज किए हैं। जो शॉर्ट्स यूज नहीं किए हैं उनको नहीं लेके जाएगा। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे पूरे इवेंट को हमारे नए लाइब्रेरी के अंदर लेके जा सकते हैं। तो उसके लिए मुझे सेलेक्ट करना है इवेंट, और मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ इस लाइब्रेरी के अंदर। मैं इवेंट में ड्रैग नहीं कर पाऊंगा, ये थोड़ा सा देखने वाला है। मैं इस लाइब्रेरी में ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ, और या फिर इस बार मैं फाइल में आके चूज करूंगा। इस बार हम मूव नहीं करेंगे, कट नहीं करना चाहता। मैं चूज करूंगा कॉपी इवेंट टू लाइब्रेरी। मैं एक नया लाइब्रेरी भी बना सकता हूँ, मेरा पूरा नया प्रोजेक्ट, उसके अंदर सिर्फ यही फुटेज होगी, या फिर मैं अपने ऑलरेडी सेकंड ओपन्ड लाइब्रेरी के अंदर इसको लेके जाना चाहता हूँ। तो मैं कॉपी कर रहा हूँ, दैट मीन्स इधर भी रहेगा और उधर भी रहेगा। सो मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ, और अभी आप देखें तो फुटेज ऑलरेडी था हमारे पास एक फोल्डर, और हमने जो इधर से कॉपी किया दैट इज ऑल्सो फुटेज। तो अभी ये जो है ये फुटेज 1 के नाम से यहाँ पर आ गया है, और इसमें हमारा पूरा टाइमलाइन प्लस वो पूरे शॉट्स जो उस फोल्डर के अंदर थे वो वहां पर आ चुके हैं। फिर दोबारा से डिलीट कर देते हैं इसको। तो वी कैन कॉपी क्लिप्स और मूव क्लिप्स। मैं अगर टाइमलाइन को सेलेक्ट करूं, वी कैन कॉपी प्रोजेक्ट्स और मूव प्रोजेक्ट्स। और अगर मैं इवेंट को सेलेक्ट करूं, वी कैन कॉपी इवेंट्स एंड मूव इवेंट्स। और अगर मैं लाइब्रेरी को सेलेक्ट करूं, सो वी कैन नॉट कॉपी और मूव द लाइब्रेरीज। ठीक है, हम लाइब्रेरीज को कभी भी कॉपी या मूव नहीं कर सकते हैं। हम उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है उन्हीं को ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर मुझे ये पूरा ट्रांसफर करना है तो मुझे ये दोनों के दोनों इवेंट्स जो हैं ये ट्रांसफर कर देने होंगे कॉपी इवेंट टू एस क्रॉस एडिट। और मैं जैसे ही इसे ओके करता हूँ, ये मेरे दोनों के दोनों इवेंट्स यहाँ पर ऐड हो गए। आप देखें तो फुटेज 1 में मेरा ये फुटेज वाला फोल्डर आ गया है, और म्यूजिक जो है वो म्यूजिक 1 में आ गया है, क्योंकि ऑलरेडी म्यूजिक भी था। तो मैं इन्हें फिर दोबारा से डिलीट कर देता हूँ। और मैं जो ये डिलीट कर रहा हूँ ये सिर्फ लाइब्रेरी से डिलीट हो रहा है, मेरे ओरिजिनल फुटेज में से डिलीट नहीं हो रहा है। सो दिस इज हाउ वी कैन कॉपी अवर फाइल्स फ्रॉम वन लाइब्रेरी टू अनदर लाइब्रेरी। वी कैन कॉपी अवर प्रोजेक्ट्स फ्रॉम वन लाइब्रेरी टू अनदर लाइब्रेरी, एंड वी कैन ऑल्सो कॉपी अवर इवेंट्स फ्रॉम वन लाइब्रेरी टू अनदर लाइब्रेरी। तो अभी जो है इस एस क्रॉस को क्लोज करते हैं। एक बार देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। हाँ, ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज डिलीट जनरेटेड फाइल्स। एक बार देखते हैं कि ये डिलीट जनरेटेड फाइल्स क्या होती हैं। मैं अभी के लिए ये वाटरमार्क वाला प्रोजेक्ट क्लोज कर देता हूँ। वापस से आ जाते हैं फुटेज में, ओपन करते हैं हमारी टाइमलाइन को। यहाँ ऊपर कुछ फाइल्स रेंडर होनी है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इनको सेलेक्ट करके रेंडर कर लेते हैं। सो मैंने जो है कंट्रोल आर, अगर आप देखें तो यहाँ मैं कमांड्स को डिफॉल्ट कर देता हूँ। सो कंट्रोल आर रेंडर सिलेक्शन मैंने किया है, तो कंट्रोल आर उसका शॉर्टकट है, और कंट्रोल आर करने पे उसने टाइमलाइन के ऊपर जो भी रेंडर फाइल्स चाहिए था उसको रेंडर कर दिया है। एंड रेंडर ऑलवेज कम विद स्पेस। जब भी आप रेंडर करेंगे, जब भी आप प्रॉक्सीज क्रिएट करेंगे, आपका हार्ड ड्राइव में स्पेस ऑक्युपाई होगा। ठीक है, सेकंड हम एक और काम कर लेते हैं, हम फाइल्स को प्रॉक्सी भी क्रिएट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर ऑन करता हूँ ताकि आपको दिखाई दे जाए कि हम जल्दी से प्रॉक्सीज क्रिएट कर रहे हैं।
सो मैंने प्रॉक्सीज क्रिएट किया, एडिट किया, मैंने मल्टीपल एडिटर्स के साथ काम किया और मेरा प्रोजेक्ट डन हो गया। राइट, प्रोजेक्ट डन होने के बाद मैंने क्या किया, मैं इसे ओरिजिनल पे आया और मैंने इन यानी कि होम पे इन एंड एंडिंग पे आउट लगा के, आई एंड ओ लगा के इसे फाइल एंड शेयर कर दिया। ठीक है, मैं इसको एक बार फाइल एंड शेयर भी कर देता हूं ताकि हम जो है हमारी वो लास्ट पॉइंट को भी देखें जो मैंने आपको बोला था कि हाउ टू एक्सपोर्ट। ठीक है, तो हमें शेयर के अंदर जाना है हमेशा एक्सपोर्ट करने के लिए। दो मैंने स्टार्टिंग की क्लासेस में ये बता दिया था, बट अब इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो शेयर के अंदर एक्सपोर्ट पे जाते हैं। अगर यहाँ पे आपको ये एक्सपोर्ट नहीं मिल रहे हैं जो मेरे पास हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड डेस्टिनेशंस के अंदर जाना है। जैसे ही हम ऐड डेस्टिनेशन पे जाते हैं तो ये डेस्टिनेशन विंडो ओपन हो जाता है और हम यहाँ पर क्या क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं उसके ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। हम डायरेक्टली यूट्यूब के लिए भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम डायरेक्टली फेसबुक के लिए भी कर सकते हैं। आपको जो मेन इंपॉर्टेंट फाइल चाहिए होती है दैट इज दिस एक्सपोर्ट फाइल। तो आप देखें यहाँ पर एक्सपोर्ट फाइल है। उसके अलावा हमें कुछ चीजें और एक्सपोर्ट करनी पड़ सकती हैं, दैट इज सेव करंट फ्रेम। मुझे कोई एक सिंगल फ्रेम एक्सपोर्ट करना पड़ सकता है, तो आप देखें तो मैंने सेव सिंगल फ्रेम भी रखा हुआ है। इसके अलावा मुझे इमेज सीक्वेंस, क्योंकि अगर लेट्स से आप किसी एक शॉट को आफ्टर इफेक्ट में लेना चाहते हैं, लेके जाना चाहते हैं कुछ एनिमेशंस बिल्डअप करने के लिए, तो आपको इमेज सीक्वेंस पे काम करना है। ठीक है, आप ग्राफिक डिजाइनर के साथ वर्क कर रहे हैं, आप उसको कुछ शेयर करना चाहते हैं, फिर वो उसको 3D में क्रिएट करके आपको वापस देने वाला है, तो आपको इमेज सीक्वेंस इज द टर्म जो आपको यूज करनी है। तो मैंने वो सब डेस्टिनेशंस अपने यहाँ पे ऐड कर लिए हैं और मैं इसे क्लोज कर दूंगा। अभी अगर हम फाइल में आए, मैंने इन और आउट मार्क किया हुआ है, शेयर करें और एक्सपोर्ट फाइल्स पर आए, तो अब हम यहाँ पर हमारी एक्सपोर्ट फाइल यानी वीडियो फाइल्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट फाइल के अंदर आपके पास अगर आप लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे हैं 10.5 या 6 पे, तो यहाँ इन्फो सेटिंग के साथ में एक रोल का ऑप्शन और बटन भी दिखता है। मेरे यहाँ पे रोल जो है आपको यहीं पे दिख जाता है, बस इतना ही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। इन्फो के अंदर हम अपनी फाइल्स का नेमिंग यहाँ पे कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर देता हूँ एस क्रॉस एडिट और इसके आगे मैं मास्टर लिख लेता हूँ। इसके नीचे यहाँ पे आप देख रहे हैं तो मैं इसकी डिस्क्रिप्शंस डाल सकता हूँ। अभी के लिए जो डिस्क्रिप्शंस हैं ये किस बेसिस पे आ रही हैं, ये आ रही हैं जो हमने यहाँ पे वीडियोस के अंदर हमने कीवर्ड्स डाले हुए हैं, हमने जो जो इवेंट्स बनाए हुए हैं उसके बेसिस पे। सो मैं अगर चाहूँ तो, क्योंकि यूट्यूब इन सब डिस्क्रिप्शंस को यूज कर सकता है, ठीक है, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अभी भी ऐड कर सकता हूँ। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट हाउ मिर्ची RJs collaborated with Nexa for the travel journey। तो मैंने कुछ भी लिख दिया है। अभी ये आपका डिस्क्रिप्शन में रहेगा। टैग्स, क्योंकि YouTube टैग्स भी मांगता है। अभी आपने टैग्स देखे तो यहाँ पे फुटेज, म्यूजिक, लोगोस जो हमने यहाँ पे इवेंट्स क्रिएट किए हुए हैं उनके बेसिस पे है। आप यहाँ पर बैक स्पेस को हिट करके आप यहाँ पे टैग्स अपने दे सकते हो। YouTube इन टैग्स को ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेता है। लेट से मैं यहाँ पे देता हूँ सबसे पहला एस क्रॉस। ठीक है, मैं कॉमा जैसे ही लगाऊंगा वो चेंज हो जाएगा। मैं उसके आगे दे सकता हूँ मिर्ची, मतलब जो जो भी आप टैग्स लगाना चाहते हो। मैं नावेद लिख देता हूँ, मैं ट्रैवल वीडियो लिख देता हूँ, अमेजिंग लोकेशन लिख देता हूँ। ठीक है, तो कुछ भी आप जो टैग्स लगाना चाहते हो वो टैग्स लिख सकते हो। यहाँ पे क्रिएटर है, आप चाहो तो इस क्रिएटर का नाम भी चेंज कर सकते हो।
तो मैंने यहाँ पे सब चीजें चेंज कर दी। आप अगर नहीं भी चेंज करते हो तो भी डजंट मैटर एट ऑल, आप सिर्फ इसका नेम भी डाल सकते हो, क्योंकि ये सब इंफॉर्मेशन जस्ट एनालाइजिंग के लिए है, नथिंग एल्स। अगर हम इसे YouTube पे अपलोड करते हैं तो अभी इसमें ये ऑलरेडी डला होगा और वहां आपको चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। दिस इज द ओनली बेनिफिट। ठीक है, इसके आगे हम आते हैं। आप नीचे देखें तो अभी यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि हमारा रेजोल्यूशन जो इस एक्सपोर्ट का है वो कितना है, वो उतना ही होने वाला है जितना हमारा हमने प्रोजेक्ट फाइल बनाया है। हमने स्टीरियो पे काम किया है, हमारा इसका ड्यूरेशन कितना है, दैट इज 37 सेकेंड्स, 23 फ्रेम्स, दैट मीन्स अराउंड 38 सेकेंड्स। क्विक टाइम मूवी के अंदर हम इसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पर ये दिखा रहा है कि 94.2 MB एस्टिमेट। ये एस्टिमेट का मतलब ये नहीं है कि आपकी फाइल 94 MB के होने वाली है। इस एस्टिमेट का मतलब है कि 94.2 MB आपके हार्ड ड्राइव में होना चाहिए, आप जहां भी इसको सेव कर रहे हो, टू मेक दिस एक्सपोर्ट हैपन। अगर उससे कम स्पेस है आपके पास तो ये एरर आ जाएगा बीच में। इसको बताने के लिए उसने ये पॉइंट दिया है। और हमेशा जो भी फाइल बनने वाला है वो उससे कम का ही बनेगा, उससे ज्यादा नहीं बनेगा। हम नेक्स्ट पे आ सकते हैं या फिर हम सेटिंग्स पे डायरेक्टली भी आ सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट करता हूं। तो आप देखें तो मेरा एक्सपोर्ट विंडो ओपन हो गया है। मैं इसे कहाँ पर एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, लेट्स से मैं 43 नंबर क्लास के अंदर करना चाहता हूँ। बट अभी एक्सपोर्ट करने से पहले हम एक बार इन सेटिंग्स को भी देख लेते हैं। दैट इज द मेन सेटिंग्स वी हैव टू लुक। तो जैसे ही मैं इन सेटिंग्स को करता हूं, अब मेरे सामने कुछ ऑप्शंस आते हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला इज फॉर्मेट। प्रीमियर प्रो बहुत ही टिपिकल सॉफ्टवेयर है एक्सपोर्ट करने के मामले में, और उतना ही इजी फाइनल कट प्रो है। सबसे पहली चीज, हम जो एक्सपोर्ट करने वाले हैं, क्या मुझे उसका वीडियो और ऑडियो दोनों एक्सपोर्ट करना है या फिर सिर्फ वीडियो एक्सपोर्ट करना है। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे वीडियो एंड ऑडियो, क्योंकि हमारा यहाँ पे म्यूजिक भी है टाइमलाइन पे, सो डेफिनेटली आई वांट टू एक्सपोर्ट वीडियो एंड ऑडियो। बट समटाइम लेट्स से मैं इस इन और आउट का सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, लेकिन इन आउट तो सेम ही रहेगा। तो उस केस में यहाँ पर डेडिकेटेड कोई भी वेव का ऑप्शन नहीं है, मतलब ऑडियो एक्सपोर्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो उस केस पे मुझे क्या करना है, मुझे एक्सपोर्ट यहीं पर ही आना है एक्सपोर्ट फाइल पे, लेकिन इस बार मुझे चूज कर देना है ऑडियो ओनली। तो अब ये क्या करेगा, ये वीडियो एक्सपोर्ट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ ऑडियो को एक्सपोर्ट करेगा। सेम वे पे मैं चाहूं तो सिर्फ वीडियो भी एक्सपोर्ट कर सकता हूं। ठीक है, सबकी सब सेटिंग्स सेम ही रहेंगी वीडियो के अंदर। एक बार पहले हम वीडियो एंड ऑडियो को देख लेते हैं। सो ये तो मैंने चूज किया वीडियो एंड ऑडियो, इसके नीचे कुछ और ऑप्शंस हैं, उनके बारे में वापस से आता हूं अभी। अब मैंने चूज कर लिया कि आखिरकार मैं एक्सपोर्ट क्या क्या करने वाला हूं। मैं वीडियो और ऑडियो दोनों एक्सपोर्ट करने वाला हूं। अब बात आती है कि मैं इस फाइल को कौन से कोडेक यानी कि किस रेजोल्यूशन के ऊपर, कितनी क्वालिटी के ऊपर एक्सपोर्ट करना चाहता हूं। जितनी क्वालिटी पे एक्सपोर्ट करना चाहता हूं वो पूरा का पूरा कंट्रोल होगा हमारा वीडियो कोडेक के अंदर। ठीक है, कोडेक मतलब अब हम कंप्रेशर्स का यूज करेंगे। तो यहाँ पर अभी जो बाय डिफॉल्ट आ रहा है दैट इज H.264। H.264 मतलब सोशल मीडिया एक्सपोर्ट के लिए हम जो फाइल्स को एक्सपोर्ट करते हैं। ये बहुत ही लो रेजोल्यूशन नहीं कहूँगा, ये बहुत ही लो फाइल्स होती हैं एमबीज में। मींस स्पेस के मामले में बहुत स्मॉल फाइल्स होती हैं, क्योंकि हम इन्हें सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। दो इनका जो एक्सपोर्ट रहता है वो क्विक टाइम ही रहता है, .mov ही लिखा हुआ आएगा, लेकिन जो उसके अंदर कोडेक होगा वो H.264 होगा। एंड दिस कोडेक इज वेरी गुड टू प्ले ऑन एनी डिवाइस। कुछ लोग कहते हैं कि एमओवी फाइल टीवी पे नहीं चलेगी या फोन में नहीं चलेगी या एंड्रॉयड पे नहीं चलेगी, ये सिर्फ एप्पल में चलेगी। ऐसा नहीं होने वाला है। आपने अगर इसको एक्सपोर्ट इस कोडेक के साथ किया है H.264, फिर चाहे आपने क्विक टाइम या एमओवी क्यों ना एक्सपोर्ट किया हो, वो आज के लेटेस्ट जितने भी
एलिमेंट्स हैं उन सब जगह पे वो प्ले करने वाली है, चाहे वो एंड्रॉयड फोन हो, चाहे वो एप्पल फोन्स हो, चाहे वो कंप्यूटर्स हो, चाहे वो डेस्कटॉप्स हो, चाहे मैक्स हो, चाहे टेलीविजन्स हो, सब जगह पे, चाहे आप उसे इंटरनेट पे क्यों ना डाल दें, ये ओवरऑल हर चीज को कवर करता है। लेकिन अ, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्वालिटी का लॉस होता है। दो इंटरनेट के ऊपर हमें फोन ब्राउजिंग करनी होती है या फाइल साइज बहुत छोटा देखना होता है, दिस इज वेरी गुड इन इट। तो 80% टू 90% ऑफ टाइम अगर आप ब्रॉडकास्ट के लिए काम नहीं कर रहे हो, तो आपको तो उस केस में तो 100% ऑफ टाइम H.264 ही एक्सपोर्ट करना होगा। ठीक है, तो मैं H.264 क्लिक करके एक्सपोर्ट कर सकता हूं। अभी अगर मैं नेक्स्ट लिखूं, टाइप करूं, तो नाउ आई कैन चूज वेयर आई वांट टू एक्सपोर्ट। मैं वहां पर अपनी फाइल का नेमिंग जो ऑलरेडी मैं दे चुका हूं, मैं इसको सेव कर दूंगा। ओके, और यहाँ पर टास्क मैनेजर, उसके अंदर आपको जो है यहाँ पे दिखाई देगा कि फाइल इज एक्सपोर्टिंग, ट्रांसकोड हो रहा है। मीनवाइल हम क्या करते हैं, हम आगे की चीजें एक्सप्लोर कर लेते हैं। सो वापस से शेयर और एक्सपोर्ट फाइल पे आते हैं। यहाँ पर इस बार देखते हैं कि इस कोडेक में H.264 के अलावा और क्या क्या है। ठीक है, इसको दो पैटर्न्स में डिवाइड किया हुआ है। एक बार आप देख रहे हैं यहाँ पर, उसके नीचे AVCH इंट्रा है और इसके ऊपर एप्पल प्रोरेस है। तो AVCH इंट्रा जो है ये इंटरलेस एक्सपोर्टिंग होता है। आज की डेट में इनका यूज नहीं किया जाता है बिल्कुल भी। पहले जब DVC प्रो स्टेप होते थे, उसके लिए जो हम या ब्लू रे करने के लिए हम इनके ऊपर एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन अभी जो है हमें ओवरऑल इवन ब्लू ब्लू रेज भी अब जो है वो एप्पल प्रोरेस के साथ ही एक्सपोर्ट होती हैं। तो ये जो पूरा पार्ट है एक्सपोर्ट का, ये अभी पूरा कैंसिल हो चुका है। अब जो है सिर्फ और सिर्फ एप्पल प्रोरेस पे ही काम होता है। फिल्म से लेके, थिएटर से लेके, हर जगह सोशल मीडिया तक इन्हीं फाइल्स का यूज होता है। अब इसके बाद आते हैं H.264 और उसके नीचे दो फाइल्स हैं और उसके ऊपर कुछ एक्सटेंशंस हैं। तो एक बार पहले ऊपर की तरफ जाना शुरू करते हैं। H.264 से ऊपर है एप्पल प्रोरेस प्रॉक्सी 422 proxy. This 422 proxy is equivalent to H.264, दो इसकी फाइल थोड़ा हैवी रहती है इससे, लेकिन व्हाट आई प्रेफर इज कि अगर मुझे प्रोरेस 422 प्रॉक्सी यानी कि सोशल मीडिया के लिए करना है, तो आई विल 100% गो विद H.264। आई नेवर गो विद एप्पल प्रोरेस प्रॉक्सी, क्योंकि ये क्या करेगा, मैं एक बार, आप यहाँ देखें 94.2 एस्टिमेटेड फाइल है। मैं अगर इस पे 422 करके करता हूँ, सो आप देखें तो 212 MB एस्टिमेटेड साइज बोल रहा है। दैट मीन्स कि आई द क्वालिटी विल रिमेन सेम, बट आई एम अननेसेसरी हार्ड ड्राइव को भरने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब सेम ही क्वालिटी रहने वाला है तो आई ऑलवेज प्रेफर H.264। ओके, तो ये भी सोशल मीडिया के लिए ही यूज होता है। और सेकंड, ये प्रॉक्सी वही प्रॉक्सीज है जिनका हम यूज करते हैं वीडियो एडिट को करने के लिए, जब हम ओरिजिनल फाइल को प्रॉक्सीज में कन्वर्ट करते हैं। इसके ऊपर वापस आते हैं, तो दैट इज एप्पल प्रोरेस LT। ये जो है ये अच्छा क्वालिटी यहाँ से चूज होता है, दो दिस क्वालिटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एन ब्रॉडकास्ट क्वालिटी। इसको हम किसी भी मीडिया ब्रॉडकास्ट चैनल के ऊपर टेलीकास्ट नहीं कर सकते हैं, उसके पैरामीटर से ये लोअर क्वालिटी है। लेकिन ये क्वालिटी हम प्रिजर्व करके हायर एंड बेसिस पे रख सकते हैं, ताकि हम दोबारा से इसका इन आउट लगा के H.264 क्रिएट कर सकें। ठीक है, अगर हमें बैकअप्स रखना है जस्ट फॉर प्रिजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू, रीयूज पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, और क्वालिटी भी अच्छा रहना चाहिए जिसमें मैं कभी भी MP4 दोबारा से कन्वर्ट कर लूं, सो डेफिनेटली आई हैव टू यूज दिस एप्पल प्रोरेस 422 LT एज माई आउटपुट। तो अभी देखें, मैंने जब इसको एक्सपोर्ट किया तो वो 9293 MB का फाइल अब 437 MB एस्टिमेटेड फाइल दिखा रहा है। दैट मीन्स बेटर क्वालिटी है। इसके आगे हम चलते हैं, एप्पल प्रोरेस 422। ये जो है ये ब्रॉडकास्ट क्वालिटी है। जिस भी आपको मीडिया चैनल पे, लेट्स से आज तक, स्टार, कलर्स,
इवन नेटफ्लिक्स के ऊपर, इवन नेटफ्लिक्स तो नहीं कहूंगा मैं, जी, उस पे, सोनी पे, स्टार पे, सोनी लिव पे, यहाँ पर मोस्ट ऑफ द ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और ब्रॉडकास्ट मीडियाज, वो सब जो है एप्पल प्रोरेस 422 की डिमांड करते हैं टू ब्रॉडकास्ट एनी फाइल। तो अगर मैं इस पे एक्सपोर्ट करूं तो आपको दिखाई दे रहा है द फाइल साइज इज नाउ 613 MB, और हमने ड्यूरेशन में कोई चेंजेस नहीं किया है, सिर्फ हमारी क्वालिटी में चेंजेस होता जा रहा है, क्योंकि डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हमें डिफरेंट काइंड ऑफ आउटपुट निकालना होता है। तो 422 एक, एप्पल प्रोरेस 422 एक वो पैरामीटर है जो किसी भी ब्रॉडकास्टर के वहां से एक्सेप्टेबल है। अगर आपको कहीं पे भी ब्रॉडकास्ट कोई भी वीडियो करवाना है तो आपको मिनिमम जो है एप्पल प्रोरेस 422 पे ही शेयर करना होगा। ठीक है, इससे ऊपर आते हैं एप्पल प्रोरेस 422 HQ एंड एप्पल प्रोरेस 4444। ये दो ऑप्शंस हैं। दिस 422 HQ कुछ ऐसे पैरामीटर्स है, कुछ ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं जो 422 HQ पे काम कर लेते हैं, जैसे सोनी लिव हो गया या डिज्नी हॉटस्टार हो गया। वो एप्पल प्रोरेस 422 HQ के ऊपर आपके वीडियोस को प्ले कर देते हैं। लेकिन इसमें भी अगर आप वूट पे हैं या किसी और जगह पे, तो वो आपसे जो है सेम H.264 की डिमांड करते हैं, वो इवन 422 की भी डिमांड नहीं करते हैं। और अगर मैं बात करूं 4444 की, तो ये जो है ये हाईएस्ट प्रिजर्व्ड क्वालिटी है। मैं एक बार इसके नीचे वाला पे पिक कर देता हूँ। अभी आप देखें तो 903 MB पहुंच चुका है हमारा, सेम साइज, सेम ड्यूरेशन का वीडियो। और 4444 पे करें तो नाउ इट्स 1.34 GB फॉर 30 सेकेंड्स। अभी आप सोचें अगर पूरी की पूरी फिल्म एक्सपोर्ट करनी है इस पे, तो ये कितने जीबी में जाने वाली है। सो पर 30 सेकेंड्स ये 1 GB ले रहा है। सो दैट मीन्स 1 मिनट इज इक्वल्स टू 2 GB। सो 2 घंटे की फिल्म 120 मिनट्स इज इक्वल्स टू 240 GB। तो ये नेटफ्लिक्स सबसे हायर एंड फाइल्स मांगता है, एप्पल प्रोरेस 422 HQ से लेके एप्पल प्रोरेस 4444 तक। ये उससे भी एक्सपोर्ट है, ये नियर टू अनकम्प्रेस्ड है। ये 4444 एंड 4444 XQ आर अनकम्प्रेस्ड फाइल, जहां आपको नीचे दिखाई दे रहा है दीज आर अनकम्प्रेस्ड 8 बिट एंड 10 बिट। सेम वे पे दिस इज 444 इज 8 बिट एंड 4444 XQ इज 10 बिट। तो जब हमें अनकम्प्रेस्ड यानी कि बिना किसी भी रेजोल्यूशन को लूज किए हमारी फाइल को प्रिजर्व करना है, तो हमें एक्सपोर्ट करना है एप्पल प्रोरेस 4444 XQ पे। इस 4444 पे दो चीजें होती हैं। एक, हम अनकम्प्रेस्ड फाइल्स को सेव कर सकते हैं, फिल्म्स को जब भी प्रिजर्व किया जाता है तो इन्हीं के ऊपर, या फिर कोई कलर ग्रेडिंग करने के बाद जब आपको शेयर करेगा तो आपसे, आपको जो है उससे एप्पल प्रोरेस 4444 की डिमांड करनी है, क्योंकि दैट इज द फाइल जो अनकम्प्रेस्ड वे पे आपके पास आएगी। एंड आप उसके बाद आगे चाहे H.264 उन्हें दो या ब्रॉडकास्ट के लिए 422 दो, लेकिन आपके पास जो फाइल कलर ग्रेड के बाद आनी चाहिए दैट इज 4444 आफ्टर इंपोर्टिंग द XMLs। ओके, 4444 में एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन के अंदर अल्फाज भी प्रिजर्व रहते हैं। अब ये अल्फा क्या है? अल्फा वही है यानी कि किसी भी हमारे फाइल का बैकग्राउंड नहीं होना। लेट्स से ये मेरा टेक्स्ट है, अगर मैं इस टेक्स्ट को किसी क्लिप के ऊपर रखता हूं तो आपको दिखाई दे रहा है कि बैकग्राउंड नहीं है उसका, दो अभी ये यहाँ पे ब्लैक दिखा रहा है। लेट्स से मैंने यहाँ पे टेक्स्ट का कोई एक एनिमेशन बनाया, मैं एक बना ही लेता हूं इसमें। सो लेट्स से दिस वन। सो ये एक एनिमेशन है, थोड़ा फास्ट कर लेते हैं इसको। ओके, तो ये एक एनिमेशन मैंने बनाया और मैं चाहता हूं कि इसको मैं लेट्स से किसी
से शेयर कर दूं, मैं एज एन ग्राफिक डिजाइनर इसको क्रिएट करके दिया और मैं अपने किसी सबऑर्डिनेट एडिटर को दे रहा हूं कि आप इस टेक्स्ट का यूज कर लो अपने एडिट के अंदर। तो उस केस में दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं उसको डायरेक्टली ये प्रोजेक्ट फाइल ही शेयर कर दूं, उसके लिए उसके पास ये टेक्स्ट का होना भी जरूरी है, तभी वो इसको एडिट कर पाएगा या यूज कर पाएगा। लेट्स से कि आपको प्रीमियर प्रो पे लेके जाना है, उस केस में आपके ये वाले नहीं यूज होने वाले, या फिर आफ्टर इफेक्ट में लेके जाना है और वहां पे आपको प्लेस करना है, वहां पर भी आपके ये नहीं होने वाले हैं। तो आप क्या करोगे, आप इसको एक्सपोर्ट करोगे। तो एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, मैं इसको इन लगाऊंगा, मैं इसको आउट लगाऊंगा और मैं फाइल में शेयर में आके एक्सपोर्ट करूंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं इसका बैकग्राउंड प्रिजर्व रखना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता कि कोई भी बैकग्राउंड आए। अगर मैंने इसको प्रिजर्व या एक्सपोर्ट कर दिया, ये हमारा सिर्फ वीडियो है, ऑडियो नहीं है इसमें, और मैं इसको H.264 पे कर देता हूं या फिर ProRes Photo 2 पे भी करता हूं, तो आपको मैं एक्सपोर्ट करके दिखा देता हूं। यहाँ पे मैं इसको लिखता हूं टेक्स्ट 01 और इसे एक्सपोर्ट कर देते हैं हम। ये एक्सपोर्ट हो गया है और अभी मैं दोबारा से इसे एक्सपोर्ट करता हूं और इस फाइल को मैं एक्सपोर्ट करूंगा टू प्रिजर्व अल्फा, यानी कि एप्पल प्रोरेस 4444, यानी कि 4444, और इसको भी नेक्स्ट कर देते हैं और मैं सेम नंबर देता हूं और मैं इसका नाम 2 कर देता हूं एंड आई विल हिट सेव। तो अभी एक काम करते हैं, इसमें इंपोर्ट करके देखते हैं दोनों टेक्स्ट को और देखते हैं कि कौन सा वाला टेक्स्ट विद अल्फा आता है और कौन सा वाला टेक्स्ट विदाउट अल्फा आता है। सो इस पर्टिकुलर को मैं डिलीट कर देता हूं और आते हैं हमारे इन दोनों टेक्स्ट को। मैं इसे ड्रैग कर लेता हूं सीधा अपनी टाइमलाइन के ऊपर और मेरे पास टेक्स्ट 1 जो हमने प्रोरेस 422 पे किया था और टेक्स्ट 2 जो हमने 4444 पे किया था। अभी मैं इसके ऊपर इसको रखता हूं और देखें तो बैकग्राउंड नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, अल्फा नहीं है, उसने क्या किया है, उस ब्लैक को उसके साथ ही यूज किया है और दो एनिमेशन इज फुल, लेकिन हमारा जो है बैकग्राउंड इज नॉट अल्फा। लेकिन अगर मैं इसको इसके ऊपर रखूं तो आपको दिखाई देगा कि यस दिस इज अल्फा। तो 4444 एक ऐसा फाइल साइज है, इसीलिए ये अनकम्प्रेस्ड है, क्योंकि ये हर डेटा को अपने पास प्रिजर्व करके रखता है। अगर कोई फाइल अल्फा है उसके अंदर तो उसे अल्फा ही सेव करेगा, अगर कोई लूमा है तो उसे लूमा ही सेव करेगा। एंड दिस इज द हाईएस्ट क्वालिटी वी कैन प्रिजर्व, वी कैन एक्सपोर्ट टू प्रिजर्व। ओके, तो अभी इसका फाइल साइज देखें, अगर मैं एक्सपोर्ट पे आता हूँ, सेटिंग्स पे आता हूँ और यहाँ पर वीडियो एंड ऑडियो, और आप देखिए 1.34 GB, और अगर मैं एक्सक्यू पे आता हूँ तो लगभग 2 GB। तो ये दो फाइल्स हैं जो अनकम्प्रेस्ड डेटा को यूज करती हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन डिसाइड कि कौन सा वाला हमें जो है यूज करना है। दिस अनकम्प्रेस्ड 8 बिट एंड 10 बिट इज एप्पल प्रोरेस 444 एंड एसक्यू, हमें इन पे एक्सपोर्ट करने की जरूरत होती ही नहीं है कभी। ओके, तो दिस इज हाउ वी हैव टू एक्सपोर्ट द थिंग्स। अभी थोड़ा सा वापस आ जाते हैं और देख लेते हैं कि अगर मुझे MP4 एक्सपोर्ट करना है या मुझे कुछ इस तरीके का, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग रिजिड होते हैं, नहीं मुझे MOV नहीं चाहिए है, मुझे एक्सटेंशन तो MP4 ही चाहिए। तो उस केस में क्योंकि आप उनको नहीं समझा पाओगे कि ये वाला MOV चल जाएगा आपके उसमें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वापस से H.264 पे आ जाते हैं अभी के लिए डिफॉल्ट पॉइंट पे, और मैं यहाँ पर यूज करूंगा अब इनमें से ये 3 ऑप्शंस। ठीक है, सो यहाँ पर है वेब होस्टिंग। अगर मैं इसको क्लिक करूं तो आप ऑटोमेटिकली देखें अभी भी यहाँ पर क्या आ रहा है, अभी भी यहाँ पे क्विक टाइम ही आ रहा है। तो दैट मीन्स मैं इसके ऊपर आता हूँ कंप्यूटर पे और अभी आप देखें तो यहाँ पर क्या आ रहा है, MPEG-4 यानी MP4 आ रहा है। तो अब मैं जो एक्सपोर्ट करूंगा वो फाइल मेरा MP4 एक्सपोर्ट होने वाला है, और मैं अपने इस साइज को जो मेरा करंट
टाइमलाइन का प्रोजेक्ट है उस पे भी एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं इसकी क्वालिटी को लोअर डाउन भी कर सकता हूँ। हम सेम ही क्वालिटी के ऊपर, सेम ही रेजोल्यूशन के ऊपर MP4 कर लेते हैं। यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, वन इज फास्टर एनकोड एंड वन इज बेटर क्वालिटी। और ट्रस्ट मी, अगर किसी से भी पूछा जाए तो वो बेटर क्वालिटी ही चूज करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि दोनों में डिफरेंस नहीं है। सिर्फ एक ही केस में डिफरेंस है, अगर आपके वीडियो में ब्लैक या रात में ज्यादा शूट हुआ है, वीडियो में ऐसे शॉट्स हैं जो कि डार्कर शॉट्स हैं, एक्चुअली डार्कर हैं, ऐसा नहीं कि आपने कलर करके डार्क किया हुआ है। जिस भी कंडीशन पे वो पिक्चर आर डार्कर, मतलब आपने ब्लैक्स का ज्यादा यूज किया है, तो आपको बेटर क्वालिटी के ऊपर जाना है। अगर आपके उसमें ऐसा कुछ नहीं है, और सेकंड, अगर आपके कैमरा ने पैन, आज की डेट में हम पैनिंग कभी करते ही नहीं है कैमरा की, हम या तो डॉली इन करते हैं, डॉली आउट करते हैं, मतलब फिजिकल कैमरा को मूव करते हैं, हम उसकी पोजीशन को सेम जगह पे रख के लेफ्ट एंड राइट मूव नहीं करते हैं। सो अगर आपका कैमरा लेफ्ट एंड राइट मूव कर रहा है सेम पोजीशन के ऊपर, टिल्ट अप टिल्ट डाउन, लेफ्ट पैन राइट, तो आपको बेटर क्वालिटी का यूज करना है। अगर आपके शॉट के अंदर डार्कर टोन्स ज्यादा हैं, यानी कि नाइट के शॉट्स, रात ब्लैक ज्यादा है, तो आपको बेटर क्वालिटी चूज करना है। अदरवाइज आप दोनों में से कुछ भी चूज करो, कुछ भी डिफरेंस नहीं आने वाला है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम जब हमारे उसमें ऐसा कुछ होता नहीं है, तो ना कैमरा पैन हुआ है, डॉली जरूर हुआ है, ट्रैक जरूर हुआ है, लेकिन पैनिंग नहीं हुआ है, तब मैं फास्टर ही करता हूँ। तो मैं लगभग 95% ऑफ टाइम फास्टर पे ही रहता हूँ। और अभी ये MP4 क्रिएट करेगा, यहाँ पे हमें दिखा भी रहा है 96 MB। आप देखें तो ये लगभग लगभग सेम वही फाइल बना रहा है जितना हमने MOV यानी H.264 पे बनाया था। सो मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ, और इसको यहाँ पर ही सेव कर लेते हैं जहाँ हमने ऑलरेडी पहले एक्सपोर्ट किया है। मैं सेम नाम दे देता हूँ, इसकी एक्सटेंशन को हटा देते हैं हम इधर से, एंड आई विल मेक इट सेव। सो यहाँ पर अब वो फाइल एक्सपोर्ट हो रहा है, और उसको एक्सपोर्ट होने देते हैं, एंड दिस इज हाउ वी कैन एक्सपोर्ट MP4s। तो अभी जो ये फाइल लास्ट में जाके मिलेगा आपको, वो MP4 फाइल मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं स्मॉलर स्केल, स्मॉलर रेजोल्यूशन पे करूं, तो आपको इंस्टेड ऑफ यहाँ पर 1920 1080 की जगह आप छोटे साइज पे भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर करने के लिए या किसी पे भी। ओके, इसके अंदर एक और ऑप्शन है, दैट इज एप्पल डिवाइस। सो देखने में या सुनने में अचानक से ऐसा ही लगता है कि एप्पल डिवाइस मतलब कि सिर्फ एप्पल के डिवाइसेस पे चलेगा, बट ऐसा नहीं है। ये भी सबके सब टेलीविजन्स, एंड्रॉयड, एप्पल सबके ऊपर चल जाता है, सिर्फ नाम ही एप्पल डिवाइस है इसका। इसके अंदर भी सेम वैसा ही है, क्वालिटी उसी तरीके से है, फास्टर और बेटर क्वालिटी है, सिर्फ हम एप्पल डिवाइस। और आप देखें तो इधर एमपेग 4 एप्पल, यानी कि आप, ये एप्पल अपना कोडेक यूज करके उसका MP4 कन्वर्ट कर रहा है। एंड फॉर मी, आई थिंक दिस इज मच बेटर देन कंप्यूटर। ओके, तो आपको अगर कभी भी MP4 क्रिएट करना है तो कंप्यूटर पे क्रिएट नहीं करना है, वेब होस्टिंग पे क्रिएट नहीं करना है, आपको एप्पल डिवाइसेस पब्लिशिंग पे जाना है, एंड नाउ यू कैन यूज दिस। और आप देखें तो इसकी क्वालिटी थोड़ी ज्यादा आ रही है, वो 35 MB के आसपास था, और नहीं, आई थिंक वो 90 के आसपास था, और ये जो है ये 67 के आसपास आ रहा है। सो दिस इज हाउ वी कैन टेक इट। अगर आपको कम करना है, व्हाट्सएप पर शेयर करना है, तो यू कैन गो विद 854। जस्ट हम प्रीव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर करते हैं आगे, कि वो देख लें और मुझे फीडबैक्स शेयर कर दें, तो उस केस में मुझे ये यूज करना है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू एक्सपोर्ट अवर फाइल्स। मैं एक बार आपको व्यूअर विंडो में आके उन फाइल्स को दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर देखें, एक का एक्सटेंशन MP4 बना है और एक का एक्सटेंशन MOV बना है। सो 59.9 MB, दो ये 90 दिखा रहा था, बट इसका एक्चुअल साइज आया है 59, और दो ये 90 दिखा रहा था और इसका साइज आया है 89। तो आप देखें MOV
के अंदर फाइल साइज और कम हो गया है और जो कोडेक है वो भी बेटर वाला लगा है। सो दैट मीन्स कि एमओवीज आर ऑलवेज बेटर। आपको MP4 एक्सपोर्ट करने की ही जरूरत नहीं है। मैं MP4 सिर्फ और सिर्फ उन्हीं व्हाट्सएप पर शेयर करने के लिए, क्योंकि मेरे को थोड़ा फाइल साइज कम चाहिए हो या कैसा चाहिए हो, मैं 800 पिक्सल के ऊपर भी एक्सपोर्ट कर देता हूँ। सिर्फ तभी मैं MP4 पे एक्सपोर्ट करता हूँ, अदरवाइज आई ऑलवेज एक्सपोर्ट इन एमओवीज। कोडेक में H.264 रखता हूँ। तो ये था हमारा एक्सपोर्ट। अभी हम वापस आ जाते हैं हमारे उसी पार्ट पे, दैट इज डिलीटिंग द फाइल्स। हमने ये एक्सपोर्ट क्यों देखा? क्योंकि अब हमारा काम है, मैंने एक्सपोर्ट कर लिया, मैंने फाइनल कर लिया, इसका मैंने रेंडर किया हुआ है, मैंने इसकी प्रॉक्सीज क्रिएट की हुई है और मुझे वो सारी अननेसेसरी फाइल्स को डिलीट करना है। तो सबसे पहले मैं इस लाइब्रेरी को राइट क्लिक करके रिवील इन फाइंडर करता हूँ। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल पाए कि हमारी इस लाइब्रेरी का साइज कितना है। जब हम इसको रेंडर करते रहते हैं, प्रॉक्सीज क्रिएट करते रहते हैं, तो इस लाइब्रेरी का साइज इंक्रीज होता चला जाता है। अभी आप देखें ये 1.5 GB के आसपास है और मैंने इसमें प्रॉक्सीज भी बनाया हुआ होगा, उसकी फाइल्स हैं इसमें, और मैंने इसके अंदर जो है रेंडर्स भी किया हुआ है, उसकी भी फाइल्स है और मेरे को उन दोनों को डिलीट करना है। आई डोंट वांट टू गो विद दिस लाइब्रेरी एट 105 GB। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको डिलीट करने के लिए, हमारी इन अननेसेसरी फाइल्स को डिलीट करने के लिए आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट, या फिर अगर आपको लगे कि आप जो प्रोजेक्ट पे बार बार रेंडर कर रहे हो वो आपके डिस्क स्पेस को भर रहा है, अभी आप वापस आ सकते हो और अपनी कुछ फाइल्स को डिलीट कर सकते हो। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, रेंडर फाइल्स को डिलीट करता हूँ। तो मुझे उसके लिए मेरी लाइब्रेरी को चूज करना है, फाइल में आना है और फाइल में आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है डिलीट जनरेटेड लाइब्रेरी फाइल्स। मैं जब इस पे क्लिक करता हूं तो मेरे सामने ये एक विंडो ओपन होता है एंड दिस इज आस्किंग कि आप जो है, डू यू वांट टू डिलीट दिस रेंडर फाइल्स, डू यू वांट टू डिलीट द ऑप्टिमाइज फाइल्स और प्रॉक्सी फाइल्स। मैं चाहूं तो सब कुछ एक ही बारी में डिलीट कर सकता हूं, बट अभी के लिए हम सिर्फ और सिर्फ रेंडर फाइल्स पे फोकस करते हैं। सो मैं अगर इस रेंडर फाइल्स पे टिक कर लूं, ये वो रेंडर फाइल्स हैं जो इस टाइमलाइन के ऊपर डॉट 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 को मैंने हटाने के लिए यूज किया था। लेट से मैंने मल्टीपल वर्जन्स बनाए हुए हैं, मैंने मल्टीपल टाइमलाइंस बनाई हुई हैं और सभी टाइमलाइन पे कभी ना कुछ रेंडर तो किया ही होगा। तो इस केस में जो मेरा करंट टाइमलाइन ओपन है, दैट इज माय फाइनल टाइमलाइन। इसके रेंडर फाइल्स को छोड़कर, जो मेरा लास्ट जो यूजेबल रेंडर फाइल्स हैं, इनको छोड़कर जितना भी रेंडर फाइल्स का स्पेस है इस लाइब्रेरी के लिए, उसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। ठीक है, दैट इज अनयूज्ड ओनली। अनयूज्ड मतलब जिनको मैं अभी यूज नहीं कर रहा हूं बट रेंडर ने स्पेस लिया हुआ है। मैं जैसे ही ये ओके करूंगा, अभी आप देखेंगे क्या होगा। मेरे यहाँ पर टाइमलाइन के ऊपर रेंडर्स दोबारा से नहीं आए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने सिर्फ अनयूज्ड को ही डिलीट किया। मैं एक बार टाइमलाइन पे आता हूँ और कुछ प्रीवियस टाइमलाइन को ऑन करते हैं। तो मैंने प्रीवियस टाइमलाइंस ऑन किया तो आप देखें उसके ऊपर रेंडर वापस से आ गया है। अगर मैंने रेंडर किया भी होता तब भी वापस आ जाता। बैक कर लेते हैं टाइमलाइन को। अभी एक बार फिर दोबारा से डिलीट करते हैं। सो मैं फिर फाइल में आता हूँ, डिलीट जनरेटेड फाइल्स में आता हूँ और मुझे यहाँ पे किसी इवेंट या प्रोजेक्ट को नहीं पकड़ना है। मुझे जो होल्ड करना है दैट इज मेरा लाइब्रेरी। मैं इस पूरी लाइब्रेरी की जितनी भी टाइमलाइंस हैं उन सभी में से यूज करना चाह रहा हूँ। सो आई विल हिट दिस लाइब्रेरी, गो टू फाइल, सेलेक्ट डिलीट जनरेटेड फाइल्स। मैं फिर दोबारा से डिलीट रेंडर फाइल्स पे आता हूँ और इस बार मैं ऑल करता हूँ, यानी कि जो मैं यूज भी कर चुका हूँ। अभी मेरा मास्टर चला गया है, प्रोजेक्ट फिनिश हो गया है, आई डोंट वांट एनी रेंडर फाइल। अगर चाहिए होगा इन फ्यूचर आई विल डू इट अगेन। तो मैं क्या करूंगा इस केस में, ऑल पे सेलेक्ट करूंगा एंड आई विल हिट ओके। अभी आप देखें
मेरा उसके अंदर भी रेंडर फाइल्स वापस आ गया है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जितनी भी इस प्रोजेक्ट की रेंडर स्पेस है वो सारा का सारा डिलीट कर देगा और आपके हार्ड ड्राइव में और आपकी लाइब्रेरी को वापस से थोड़ा लाइट कर देगा। एक बार फिर रिवील इन फाइंडर करते हैं और इस प्रोजेक्ट का साइज देखते हैं। अभी भी 1.5 ही है क्योंकि रेंडर्स बहुत ज़्यादा थे नहीं, उन्होंने उतना स्पेस नहीं लिया हुआ था, इसीलिए ये अभी नहीं गया है। अब यहाँ पर रेंडर के अंदर एक और ऑप्शन था, दैट इज डिलीट प्रॉक्सी। हमने प्रॉक्सी भी किया था, हमने अलग अलग तरह की प्रॉक्सीज बनाई है। आपने हो सकता है किसी अलग अलग इवेंट्स के अंदर भी प्रॉक्सी किया हो, दो हमने यहाँ पर सिर्फ फुटेज पे किया है। आप चाहो तो उस इवेंट को सेलेक्ट करके प्रॉक्सी डिलीट कर सकते हो। मैं पूरे इवेंट में से, मैं पूरी लाइब्रेरी में से प्रॉक्सीज को डिलीट करता हूँ। सो मैं इस डिलीट प्रॉक्सी को चूज करूंगा। आप एक साथ भी डिलीट रेंडर और ऑल सबको एक साथ भी यूज कर सकते हो एंड आई विल हिट ओके। ठीक है, तो मेरा जितना भी प्रॉक्सी फाइल्स बना हुआ था वो सब डिलीट हो जाएगा। मैं एक बार इस पे फुटेज पे आता हूँ और यहाँ पर व्यू में जाके प्रॉक्सीज पे क्लिक करता हूँ। अब आप देखें यहाँ पे कोई भी फाइल का प्रॉक्सी फाइल नहीं है। ठीक है, और सबके सब प्रॉक्सीज डिलीट हो गया है। तो ये आपकी वापस से स्पेस को ले आएगा, बचा लेगा। एंड आई विल राइट क्लिक, रिवील इन फाइंडर, और मैं वापस से इसके ऊपर आता हूं। मैं इस प्रोजेक्ट पे वापस से प्लेस करता हूं और अभी आप देखें 158 MB का साइज रह गया है। तो जितना भी प्रॉक्सी और रेंडर्स ने स्पेस लिया हुआ था इस लाइब्रेरी का, मेरी हार्ड ड्राइव का, वो सब स्पेस अब चला गया है। एंड नाउ दिस लाइब्रेरी इज ओनली हैविंग द इंफॉर्मेशन ऑफ माई क्लिप्स एज वेल एज माई एडिट्स। इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ओके, बाकी सारा डेटा मेरा यहाँ पे पड़ा है, अलग अलग जगह पे पड़ा है। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट सिनारियो। तो हमारा लास्ट पॉइंट जो है दैट इज कंसोलिडेट मीडिया। तो ये कंसोलिडेट मीडिया क्या है, मैं ये सारी फाइल्स को अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। आपने ये फुटेज जो है ये डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, मैं डिलीट कर दूंगा यहाँ से क्योंकि दोनों अलग अलग हार्ड ड्राइव्स हैं। ये अलग हार्ड ड्राइव में रखा हुआ है इसीलिए वो कॉपी कर रहा है। मैं इधर से डिलीट कर देता हूँ इसको। सेकंड, आपका लोगोस जो है ये अभी डाउनलोड में ही पड़ा हुआ है। आपने इवन, मैं साइड बार से रिमूव करता हूँ, इसको डाउनलोड्स में डाल देते हैं। आपने इतनी भी जहमत नहीं उठाई कि आप उन्हें एक जगह पे फोल्डर में कॉपी कर लो। इवन आपने म्यूजिक का फोल्डर भी नहीं बनाया, इसको एज इट इज डाउनलोड में डाल दिया। इसे भी डिलीट कर देते हैं। और आपका जो वॉइस ओवर है वो थोड़ा बहुत आपने चूज किया था और उसको मेन हार्ड ड्राइव में जहां पर करंट लोकेशन है वहीं पर सेव कर लिया था। ये आपने ऐसा कर लिया, मान लेते हैं। ऐसा हो जाता है कभी कभी। ग्राफिक्स भी इधर उधर पड़े हैं, जो भी है आपका प्रोजेक्ट सब इधर उधर पड़ा है। ये अभी रिलिंक करना पड़ेगा क्योंकि मैंने इसकी लोकेशंस को चेंज किया है। मान लेते हैं एक बार रिलिंक भी कर देते हैं और फिर उसके बाद चूज करते हैं कि हमें उसके बाद करना क्या होगा। तो रिलिंक पे आते हैं। रिलिंक पे आने के बाद मैं मिसिंग को या ऑल को चूज कर लेता हूँ। मिसिंग के अंदर सिर्फ बैंगलोर दिखा रहा है क्योंकि शायद वो सिलेक्टेड होगा, मुझे किसी को भी सेलेक्ट नहीं करना है। एंड आई विल गो टू रिलिंक। अभी मेरी सारी फाइल्स selected में दिखा रहा है। and now I will go to desktop and choose this footage and hit choose। ऑटोमेटिकली सारी फाइल्स चूज हो जाती है। इसके अलावा और लोगो ऑटोमेटिकली रिलिंक कर लिया है उसने, टेक्स्ट भी है और मेरा सारा फुटेज अभी कनेक्टेड है। ठीक है, तो सब फुटेज अलग अलग जगह पे पड़ा हुआ है। मैं अगर इस म्यूजिक पे राइट क्लिक करके रिवील इन फाइंडर करता हूँ तो आप देखें तो ये 18th नंबर क्लास के अंदर पड़ा हुआ है और सब अलग अलग इधर उधर पड़ा है। तो अब करना क्या है, अब हमें करना यह है कि हमें इस पूरे सारे फोल्डर्स को एक जगह पे इकट्ठा करना है ताकि अगर मैं कुछ भी कहीं से डिलीट भी हो जाए या कर भी दूं
तो एक ऐसी जगह मुझे पता है कि बस मैं हार्ड ड्राइव में इस एक फोल्डर को डालूं या इस एक फाइल को पेस्ट करूं, और मैं किसी भी नए सिस्टम पे किसी भी नई लोकेशन पे जाके दोबारा से उसको एडिट कर सकता हूं। या फिर आपने वर्क फ्रॉम होम से एडिट किया एंड नाउ यू आर गोइंग टू मीट द क्लाइंट, और आपको वहां पे बैठ के कुछ एडिट करना है, और आप चाहते हो कि आप पूरा प्रोजेक्ट अपने साथ ले जाओ, लेकिन अब आपको याद आ रहा है कि काश मैंने वो फोल्डर्स बना लिए होते ताकि मुझे ढूंढ ढूंढ के उनको दोबारा से सेव ना करना पड़ता। तो ऑर्गेनाइजिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब कुछ इसी वजह से है। मुझे कभी भी इस पर्टिकुलर पार्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मैं हमेशा बहुत ही ऑर्गेनाइज रहता हूँ, सब चीजें सही जगह पर होती है। मैं अगर आपको कुछ पॉइंट्स भी दिखाऊं मैं यहाँ पे, ओके मैं यहाँ पे आपको इस प्रोजेक्ट का दिखाता हूँ। तो आप देखें तो यहाँ एनिमेशंस में सारे के सारे एनिमेशंस है, फुटेज के अंदर मैंने रखा हुआ है। यहाँ पे जो स्टिल्स ग्राफिक्स मैंने यूज किए हैं, मैं मास्टर्स जो बनाता हूँ उनका मास्टर रहता है। मैंने अगर कोई स्टिल एक्सपोर्ट किया है, मेरी स्क्रिप्ट्स पड़ी हुई हैं, तो सब कुछ मेरा जितना भी एडिट होता है ये एक पल्स कंपनी के लिए काम है। तो उसमें देखें इवेंट शूट के अंदर रॉ पड़ा हुआ है, इवन वीडियो में वीडियो, और उस वीडियो के अंदर भी गिम्बल शॉट्स अलग हैं, ड्रोन शॉट्स अलग हैं, पिक्चर्स अलग पड़े हुए हैं, स्टिल्स के अलग से पड़े हैं, फीडबैक्स यहाँ पे है, ग्राफिक्स जो यूज किया है, लोगो एनिमेशन, ट्रेलर, म्यूजिक्स। तो आप देखें मैं एक एक चीज बहुत अलग अलग तरीके से, मैंने कौन से लट्स का यूज किया है, मैं सब कुछ एज इट इज बनाता हूँ उसका, ताकि मुझे कभी भी ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं हो तो यस, स्टिल फाइनल कट प्रो हैज अ वेरी गुड ऑप्शन टू टू ऑर्गेनाइज एवरीथिंग फॉर यू। बट वो ऐसे फोल्डर वाइज नहीं करेगा, लेकिन आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर तो आपने ये इवेंट, मैं होप करता हूँ आपने बनाए होंगे, और वैसा ही रह जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको आपकी लाइब्रेरी को सेलेक्ट करना है। यू हैव टू गो टू फाइल and you have to use this option, that is consolidate library media। ठीक है, आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगा, दैट ओके नाउ आई नो दैट यू वांट टू कंसोलिडेट ऑल योर डेटा। बट क्या उसके साथ साथ अगर आपने प्रॉक्सी बनाया हुआ है तो उसको भी कंसोलिडेट करना चाहते हो, या फिर सिर्फ और सिर्फ रॉ फाइल्स को ही कंसोलिडेट करना चाहते हो? दैट इज व्हाट दिस विंडो इज आस्किंग। तो हमें क्या चाहिए? नहीं, मेरे को प्रॉक्सी नहीं चाहिए। अभी तो मेरा रॉ ही ठीक है, बाकी तो सब काम हो चुका है। लेकिन अगर आपको प्रॉक्सी भी चाहिए तो आप इसको हिट रखोगे, अगर आपको प्रॉक्सीज नहीं चाहिए तो आप इसको डिलीट कर दोगे। अगर आप प्रॉक्सी ऑलरेडी डिलीट कर चुके हो, डिलीट जनरेटेड फाइल्स के पहले यूज करके, तो फिर ये नहीं भी आने वाला है अगर आप इसे टिक भी करोगे तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ओके कर देता हूँ। मुझे प्रॉक्सीज नहीं चाहिए, मुझे और कोई भी फाइल नहीं चाहिए, ओरिजिनल डेटा सारा का सारा कंसोलिडेट हो जाए, एंड आई क्लिक ओके। और ये क्या करेगा, यहाँ पे अपना पूरा मैथमेटिक्स लगाएगा, मीडिया मैनेजमेंट को यूज करेगा, और सारा का सारा डेटा ढूंढ के एक जगह पर लेकर आ जाएगा। एंड ये टाइम टेकिंग भी हो सकता है, जितना ज्यादा डेटा आपका होगा, जितना ज्यादा जीबीज में होगा, उसके बेसिस पे ये डिफरेंस आएगा ड्यूरेशन में, टाइमिंग के अंदर। ठीक है, तो इसने क्या किया, ये पूरा का पूरा कंसोलिडेट करके एक ही जगह पे डाल दिया है। अभी एक काम करते हैं, एक बार और कंसोलिडेट करने की कोशिश करते हैं, और वापस से कंसोलिडेट लाइब्रेरी पे आते हैं और फिर ओके करते हैं। तो अभी आप देखें, अब जब मैं ओके कर रहा हूं, सो देर आर नो मोर फाइल्स टू कंसोलिडेट। मतलब वो ऑलरेडी जो करना चाहता था वो कर चुका है, उसको बार बार याद नहीं दिलवाना है हमें। ओके कर देते हैं इसको, एंड लेट्स सी हुआ क्या। ठीक है, अभी मैं वापस से इस एस क्रॉस के ऊपर आता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, एंड रिवील इन फाइंडर दोबारा से करते हैं। तो ये वहीं पे गया जहां पे हमने ये लाइब्रेरी बनाया हुआ था। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। जो हमने लाइब्रेरी बनाया हुआ था वहीं एग्जैक्टली लोकेशन पे आया। अभी मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, और आप देखें यहाँ पर इज 2 GB का डेटा। तो अब इसने किया क्या, इसने ये सारी ओरिजिनल फाइल्स
जहां पे भी पड़ी थी उन सबको वहां से ड्रैग किया, डुप्लीकेट किया और उसको डाल दिया इस लाइब्रेरी के राइट क्लिक शो पैकेज कंटेंट के अंदर। यहां पर जिस जिस इवेंट के अंदर जो जो फाइल है, सेम उसी इवेंट के अंदर ओरिजिनल मीडिया में आपको वो ओरिजिनल फाइल्स उसने रख दिया। कि अब अगर आपको चाहिए तो आपको करना क्या है, आप बस इस एक लाइब्रेरी को लेके अपनी हार्ड ड्राइव में डालो और आपको जहां भी जाना है वहां जाओ, आप ओपन करो अपना प्रोजेक्ट और आपको कोई भी नई फाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड दिस इज वेरी अमेजिंग थिंग ऑल्सो। ठीक है, लेकिन अभी क्या होगा, इसके ऐसा करने के लिए आपके पास स्पेस होना भी जरूरी है। लेट्स से आपके कंप्यूटर का इनबिल्ट मेमोरी इज 500 GB। ठीक है, 350 GB आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो, जिसमें जिसमें 250 GB आपका डेटा है जिसको आपको कंसोलिडेट करना है। बाकी बचे हुए 150 GB के अंदर आप उस पूरे डेटा को दोबारा से एक जगह पे ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हो, तो क्या होगा, आपके पास स्पेस नहीं रहेगा। ठीक है, तो वो एरर आ जाएगा बीच में। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि मैं एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव कनेक्ट करूं अपनी इस लाइब्रेरी को। जब वो बहुत कम एमबीज में थी, मैं उस हार्ड ड्राइव में इसको ड्रैग करूं, अपनी उस प्रोजेक्ट को, लाइब्रेरी को ओपन करूं फाइनल कट प्रो में, एंड देन आई विल यूज दिस कंसोलिडेटिंग मीडिया। अब क्या होगा, वो जहां पे भी पड़ा है मेरी इस न्यू या बैकअप हार्ड ड्राइव के अंदर, जिसके अंदर स्पेस है, वहां पर सारा डुप्लीकेट कर देगा। और अब मेरे पास सबका सब डेटा इसके अंदर है। मैं चाहूं इवन इस टाइम पे आई कैन डिलीट दिस, आई कैन डिलीट दिस फुटेज ऑल्सो। मैं इस डाउनलोड में जाके भी अगर चाहूं तो इस लोगो को डिलीट कर देता हूं, इस जिंगल को भी डिलीट कर देता हूं। आप तब भी देखें, देर इज नथिंग इज गोइंग टू मीडिया ऑफलाइन। ऐसा इसलिए, मैं अगर इस फुटेज पे फिर दोबारा से राइट क्लिक करूं, रिवील इन फाइंडर करूं, एंड दैट इज एक्चुअली इनसाइड दिस एस क्रॉस लाइब्रेरी। सब कुछ उसने अपने पास सेव कर लिया है। अगर ट्रांसकोड भी होता तो वो ट्रांसकोड में भी सेव कर लेता, एंड वी प्रिजर्व्ड अवर प्रोजेक्ट। अब आपको अगर याद है कि इस प्रोजेक्ट में आपने कोई लोगो डिजाइन किया था जिसका आपको दोबारा जरूरत है, आप उसके लोगोस पार्ट में आओ, आप उस लोगो को सेलेक्ट करके मूव कर लो अपनी नई लाइब्रेरी के अंदर, और आप उसको मल्टीपल यूज कर सकते हो। राइट, सो ये है हमारा ओवरऑल फाइनल कट प्रो किस तरीके से काम करता है, हमें एडिट किस तरीके से करना होता है, एडिटिंग को कैसे किया जाता है, सिस्टम को कैसे यूज किया जाता है, ऑर्गेनाइज से लेके एक्सपोर्ट तक का ओवरऑल फुल फ्लैश मैंने आपको जो है जितना भी इंफॉर्मेशन हो सकता है वो मैंने आपको दिया। इससे ज्यादा एडिटिंग के अंदर कुछ होता नहीं है, लेकिन टू मेक इट एडवांस, टू मेक इट टू द अनदर लेवल, हमारे को इसके साथ कुछ और सॉफ्टवेयर्स ऐड ऑन करने पड़ते हैं। एंड दो सॉफ्टवेयर्स आर फोटोशॉप एंड आफ्टर इफेक्ट। फोटोशॉप इसलिए क्योंकि अगर आज की डेट में मैं सोचूं कि सोशल मीडिया के लिए तो मुझे थंबनेल्स बनाने पड़ सकते हैं। इवन अगर थंबनेल्स को भी मैं सोचूं तो मुझे मोशन थंबनेल्स भी बनाने पड़ सकते हैं। राइट, और अगर मैं मोशन ट्रैकिंग की बात करूं, मैं कैमरा ट्रैकिंग की बात करूं, मैं रोटोस्कोपी की बात करूं, मैं जो है 3D टेक्स्ट की बात करूं, ये सब एडिटिंग के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हमें इन दो एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर्स को लर्न करना होता है। फोटोशॉप जो है हमें एक ऐसा एलिमेंट देता है टू कट आउट द थिंग्स, टू टू स्टैम्प द थिंग्स, टू डिलीट द थिंग्स एंड टू डुप्लीकेट समथिंग। तो वो एक अच्छा सॉफ्टवेयर है जो एडिटिंग के साथ आना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि फोटोशॉप 100% आना चाहिए, लेकिन हाँ, हमें एडिट में क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं जो फोटोशॉप हमें प्रोवाइड कर सकता है, दैट इज व्हाट वी डेफिनेटली हैव टू लर्न। उसके अलावा आप कितनी भी कोशिश कर लें, FCP 6 में ट्रैकर आ चुका है, प्रीमियर में ऑलरेडी ट्रैकर है, लेकिन उनकी ट्रैकिंग आफ्टर इफेक्ट के सामने जीरो है। आफ्टर इफेक्ट के अंदर भी ट्रैकिंग का अगला पॉइंट है, दैट इज मोका, मोका फॉर ट्रैकिंग, जो आफ्टर इफेक्ट के अंदर इनबिल्ड है, मोका CC।
दो मोका अपने आप में एक पूरा सॉफ्टवेयर है, बट मोका सीसी आफ्टर इफेक्ट ने अपने अंदर इंक्लूड कर लिया है, एडोब ने इंक्लूड कर लिया है, एंड दैट इज प्लेनर ट्रैकिंग, जो कि हमारी ट्रैकिंग को और ज्यादा बढ़िया कर देता है। और कॉर्पोरेट वीडियोस एडवर्टाइजिंग के अंदर 99% ऑफ टाइम आपके वीडियोस को एडिट करते हुए आपको ट्रैकिंग का, मोशन ट्रैकिंग का यूज करना ही पड़ता है। तो यस, दोज टू सॉफ्टवेयर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा आपके पास जो है मोशन ग्राफिक्स इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा उसमें किस तरीके से टेम्पलेट्स को आप यूज कर सकते हो, कैसे उन्हें मॉडिफाई कर सकते हो, कहाँ से वो टेम्पलेट्स मिलने वाले हैं, कौन से पेड हैं, कौन से अनपेड हैं, कौन सी वेबसाइट है जहां से आप सीख सकते हो। अगर आप वीएफएक्स की बात करो तो वीएफएक्स कहाँ पे जाके आप अपनी इस आर्ट को और कैसे इंक्रीज कर सकते हो। फोटोशॉप की ऐसी कौन सी वेबसाइट है जहां से आप जो है प्री डिजाइंड एलिमेंट्स ले सकते हो। तो ये सब चीजें जो है मैं उन क्लासेस में बताता हूँ। तो अगर आप में से कोई भी अपने इस आर्ट को और एनरोल करना चाहे एडिटिंग के साथ साथ, सो यू कैन कांटेक्ट मी। आप जो है मेरे को मैसेज ड्रॉप करना, मैं आपसे अपडेट कर दूंगा। अब आई होप कि मैंने जो है आपको काफी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करी है, एंड आई होप आपको लाइक आई हो ये सारी इंफॉर्मेशंस। और आप चैट बॉक्स में मेरे को जरूर लिख के बताना। और मेरा एक चैनल है एडिटर जतिन शर्मा के नाम से, अगर आप वहां पे कुछ भी रिव्यू देना चाहो, गुड और बैड कुछ भी, अगर आपको नहीं पसंद आया तो डायरेक्टली यू कैन टेल अदर्स कि डोंट रीड और डोंट लर्न विद दिस पर्सन। डेफिनेटली किसी का भला हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि बाकी भी लर्न कर लें तो डेफिनेटली प्लीज गिव सम व्यूज। ये एक छोटा सा पॉइंट होता है जो कभी कभी हमारे बहुत काम का होता है, हम कैसे इन वाटरमार्क्स को हटा सकते हैं। ये कोई मतलब मैजिक नहीं है, ये वाटरमार्क्स ऐसा कोई टूल नहीं है जिसके बेसिस से हट सकता है, बट बताता हूं मैं ये क्या है। तो लेट्स से कि ये ये कैमल्स हैं, आप देखें तो इसके अंदर शॉट बहुत स्टैटिक है। तो यस, वी कैन इवन डिलीट दीज कैमल्स यूजिंग फोटोशॉप एंड ऑल। बट अगर यहाँ पे कैमरा भी मूव होता देन देन इट इज स्टिल हार्ड। हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम उसके लिए आफ्टर इफेक्ट पे जाके उसका कंटेंट अवेयर टूल का यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम उनको हटाने की कोशिश कर सकते हैं। कितना हटेगा कितना नहीं हटेगा, इट्स ऑल डिपेंड ऑन द फुटेज, द क्वालिटी, द कैमरा वर्क, द जिटरनेस, द शटर एंगल ऑफ दैट कैमरा। बहुत सारी चीजें उसके बेसिस पे इंक्लूड होती हैं कि वो कितना परसेंट हट सकता है। बट यस, मैं आपको बोलूं कि 100 में से अगर मैं ट्राई करूं इस कंटेंट अवेयर को, तो लगभग 75% ऑफ टाइम वो आपको एक्यूरेट रिजल्ट देता है। तो 75% इज अ बिग परसेंटेज, अच्छा परसेंटेज है टू गिव द रिजल्ट। बट आप सोचे अगर 100% ऐसा हो सकता है, तो बहुत सारे ऐसे सिनारियोज हैं जिसकी वजह से वो नहीं हो सकता। तो आ जाते हैं हमारे उस पॉइंट पे कि जहां पर वाटरमार्क को डिलीट करना है। अब ये डिलीट किस बेसिस पे होता है, लेट्स से कि मैंने क्लाइंट से एक वीडियो बनाना है। मैंने उस वीडियो के लिए शटर स्टॉक की साइट्स पे जाके मैंने इन इन टेम्परेरी शॉट्स को डाउनलोड किया विद वाटरमार्क, क्योंकि मैं अप्रूव करवाना चाहता हूँ। बाय तो हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले मैं अप्रूव करवाना चाहता हूँ कि मेरा एडिट इज ओके और नॉट, या मुझे किसी और शॉट की ज़रूरत है या नहीं है। और मैंने उसके बेसिस पे हमारे इन शॉट्स को अप्रूव करवा लिया। ओके, तो कुछ मैंने 3-4 शॉट रखे हैं ऐसे ही, और इस सब के ऊपर जो है वाटरमार्क आ रहा है। एंड अगर मैं इसको राइट क्लिक करके रिवील इन फाइंडर करूं, तो आप देखें यहाँ पे वाटरमार्क शॉट है, और इनका जो साइज है दैट इज 596 बाय 336। सो अगर मैं यहाँ पे इन शॉट्स को भी देखूं तो भी इसका सेम ही साइज है। तो लेकिन मैंने जो टाइमलाइन बनाया है दैट इज 1920 बाय 1080 और 23 फ्रेम्स के ऊपर। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल आउटपुट था जो मुझे चाहिए था, लेकिन जो मेरे शॉट थे वो लो रेजोल्यूशंस के थे। सो डेफिनेटली वो पिक्सल कर रहे होंगे, बट डजंट मैटर एट ऑल। मैंने ये चूज ही इसीलिए किया है क्योंकि
मुझे जो है इसको रिप्लेस करना है बिना वाटरमार्क के शॉर्ट से। एक बार मेरा ये पूरा एडिट कट ओके हो गया, क्लाइंट ने डन कर दिया। अभी जो है हम ऑनलाइन बाय कर सकते हैं शॉर्ट्स को, या क्लाइंट हमें बाय करके दे सकता है इन शॉर्ट्स को, ऐसा ही किया जाता है। और वो शॉट्स डाउनलोड जब हम कर लेते हैं हाई रेजोल्यूशन, तो शटर स्टॉक से आपको दो तरह के वीडियोस मिलते हैं। एक 4K डाउनलोड कर सकते हो या फिर HD डाउनलोड कर सकते हो, और दोनों के प्राइजेस में डिफरेंस है। तो मेरे पास HD में है, और अगर मैं इसको प्ले करूं तो आप देखें तो इसके अंदर जो है सेम शॉट है, हाई क्वालिटी पे है, एंड देर इज नो वाटरमार्क इन इट। ठीक है। ऐसे ही सेकंड शॉट देखें तो इसमें भी वाटरमार्क नहीं है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आती है जनरली, कि मैंने इनका इन पॉइंट आउट पॉइंट लिया हुआ है। मैंने इसमें चेंज कर दिया था, मैं एक बार अंडू करके वापस से उन्हीं इन पॉइंट्स पे आता हूँ जो मैं आपको दिखाना चाहता था कि कितना इम्पोर्टेंट है ये पर्टिकुलर वे। ओके। सो मैंने ये इन पॉइंट इसीलिए यहाँ पे रखा क्योंकि कैमल शॉट्स को अगर हम देखें होम से, तो ये फार एंड से आते हैं और प्ले होते हैं। मैं अगर इसको प्ले करूं तो यहाँ से आ रहे हैं। और लेकिन जो शॉट हमने यूज किया है वो हमने किया है जब इस कैमल का बिल्कुल इस सन के ऊपर माउथ टच करता है। तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं इसमें जनरली मैं क्या, सभी के सभी ऐसे ही करते हैं। वो यहाँ पर हाई रेस का फोल्डर बनाते हैं, उसके बाद जो उन्होंने हाई रेज वीडियोस डाउनलोड किए हैं उनको ड्रैग करते हैं। उसके बाद वो इनका सेम इन पॉइंट चूज करते हैं जहां से उन्होंने इसको पिक किया था, और इन लगाते हैं और उसके ऊपर प्लेस करते हैं, एंड देन दे ड्रैग दिस आउट पॉइंट टू मेक इट सेम पॉइंट। एंड दिस इज टोटली रबिश, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है। ऐसा वो लोग करते हैं जिनको फाइनल कट प्रो या एडिटिंग के बारे में सब कुछ नहीं पता है। इवन किसी भी सॉफ्टवेयर में ये अलग अलग तरीके से हो सकता है, फाइनल कट प्रो में ये बहुत ही इजी तरीके से हो सकता है। तो आपको करना क्या है, आपको अपने इन सारे शॉट्स को सेलेक्ट कर लेना है, फाइल में जाना है और रीलिंक कर देना है। अभी मैं इनको किससे रीलिंक करूंगा, आप देखें तो इस केस में मेरा कुछ भी फाइल मिसिंग नहीं है। तो लेकिन तब भी मुझे रीलिंक करना है, और रीलिंक क्यों करना है, क्योंकि मेरे को इन्हें हाई रेजोल्यूशन के साथ कनेक्ट करना है। तो इस बार मैं मिसिंग फाइल नहीं, ऑल फाइल्स में आऊंगा जो भी मैंने सेलेक्टेड करी हैं वो। और इस बार मैं फिर दोबारा से लोकेट में आऊंगा, और लोकेट करने के बाद मैं यहाँ पे हाई रेस फाइल्स को चूज करूंगा। इसके अंदर सेम मैंने सेम नंबर है, सेम नेम है, और मैं इनको चूज कर दूंगा। ऑटोमेटिकली वो इनको देखेगा, सेलेक्ट करेगा। अभी आप देखें तो यहाँ पर उसने इनको लिंक नहीं किया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये MOV है एंड दिस इज MP4। ठीक है। तो एक साथ के बेसिस पे नहीं हो पाया। एक काम करते हैं, मैं सिर्फ इस शॉट को सेलेक्ट करता हूँ, फाइल में जाता हूँ, रीलिंक करता हूँ, एंड देन लोकेट करता हूँ और उस फाइल को चूज कर लेता हूँ। अभी फाइल नंबर इज सेम, प्रीव्यू एवरीथिंग इज सेम, यहाँ पर नंबर इज सेम, यहाँ पीछे प्रीव्यू लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है शटर स्टॉक 54725। सो इस बेसिस पे ये दो अलग अलग शॉट्स हैं। आप देखें तो नेम भी अलग है, इनका नेम सेम होना बहुत जरूरी है। तो जब भी हम डाउनलोड करते हैं हमें उसी सेम नंबर सेम नेम की फाइल पे ही एडिट करना है, हमें उन्हें रीनेम नहीं करना है। तो मैंने इन्हें रीनेम कर दिया था, जो कि मिस्टेक आपको नहीं करनी होती है। आप जो भी फाइल से डाउनलोड कर रहे हो सेम उसी फाइल के नेम पे ही उसको एडिट करना है। क्योंकि जब आप ऐसी साइट से हाई रेजोल्यूशन वीडियोस डाउनलोड करोगे तो आपको सेम ही नंबर सेम ही नेम मिलने वाला है जो उन्होंने आपको लो रेजोल्यूशन पे दिया था। तो मैंने सबको सेलेक्ट करके सेम नंबर में कन्वर्ट कर दिया। आपको ये मिस्टेक नहीं करना है, ये मैंने रीनेम कर दिया था, इस वजह से ऐसा हुआ है। आपको जो डाउनलोड हुआ है उसी सेम पॉइंट पे ही रखना है। ठीक है। अभी आप कैंसिल कर देते हैं, इसे भी कैंसिल कर देते हैं। अभी मैं इनको सबको सेलेक्ट करता हूँ, फाइल में जाता हूँ,
एंड रीलिंक पे जाता हूँ एंड लोकेट करते हैं। और यहाँ पर हाई रेजोल्यूशन के अंदर मैं किसी भी एक फाइल को चूज कर देता हूँ एंड आई विल चूज। सो अभी आप देखें तो जिस फाइल को मैंने चूज किया MP4 उसने उसको शटर स्टॉक MP4 के साथ कन्वर्ट किया। एक बार रीलिंक करके देखते हैं कि हुआ क्या। अभी भी कनेक्ट नहीं हुआ है। एक सोलो को सेलेक्ट करते हैं एंड लोकेट करते हैं एंड देन आई विल सेलेक्ट दिस। सो अभी आप देखें सोलो करने पर उसने इनको सेलेक्ट कर लिया है। दो ये MP4 था, ये MOV था, नंबर और नेम सेम होने की बेसिस पे मैंने ओरिजिनल फाइल का नेम रियल रखा था, यहाँ पर नेम चेंज भी है, तब भी उसने दोनों को सेलेक्ट कर लिया। एंड एज सुन एज आई क्लिक रीलिंक, ये जो प्रॉब्लम है ये कुछ नहीं है, आप जस्ट टाइमलाइन पे दोबारा से क्लिक करेंगे तो वो सेंटर अलाइन कर देगा। और आप देखें तो इसमें से हमारा शॉट भी एग्जैक्टली उसी इन पॉइंट से आया है और उसने एग्जैक्टली उसमें से वाटरमार्क हटा दिया है। सेम वे पे मैं रीलिंक कर लेता हूँ और ये एक एक नहीं करना पड़ता है, दो मैंने इनमें चेंजेस कर दिए थे बहुत सारे, इस वजह से इनको ऐसा एक एक करके करना पड़ रहा है। अदरवाइज जस्ट डू रीलिंकिंग टू ऑल द क्लिप्स। ठीक है, मैं इसको भी रीलिंक कर लेते हैं एंड इसको भी रीलिंक कर लेते हैं। तो जब भी आपको किसी भी स्टॉक फुटेज साइट से कुछ भी डाउनलोड करना है क्लाइंट को करने के लिए, आप डायरेक्टली उसको डाउनलोड करो, एज इट इज सेम नेम से आप उसको यूज करो। और उसके बाद जब आप उसकी सब्सक्रिप्शन पे वो शॉर्ट्स को डाउनलोड करोगे एंड यू जस्ट हैव टू रीलिंक द क्लिप्स, और आपके वो ओरिजिनल शॉट उस एडिट के अंदर प्लेस हो जाएंगे। आपको बार बार इन आउट लगा के एडिट नहीं करना है। एंड दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल टिप विच आई वांट टू गिव यू, क्योंकि ऐसा बहुत बार हमें करना होगा आने वाले एडिट्स के अंदर। दिस इज इट फॉर दिस होल जर्नी। एंजॉय, वर्क हार्ड एंड बी इन टच। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है मैसेज मी अप, आई विल रिप्लाई। सो टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।